होता है, दिशाओं को विमीय कहते हैं। तो विमीय आधार पर पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र हमें निर्देश देता है, 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ये इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। यहाँ तीनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष या इस निर्देश तंत्र, ये एक्स वाई जेड का ये जो एक तंत्र बना है, इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो यदि किसी बिंदु की स्थिति को हमें प्रदर्शित करना हो तो हम निर्देशांकों के रूप में एक्स वाई जेड के रूप में उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स का मतलब पहले एक्स अक्ष पे इतना चलो, स्मॉल एक्स, फिर वाई अक्ष पे कितना चलो, स्मॉल वाई, फिर जेड अक्ष पे कितना, जेड अक्ष होता है सामने की तरफ, ऐसा बोर्ड से सामने की तरफ। जेड अक्ष पे कितना चलना है, स्मॉल जेड। जैसे मान लो ये लिखा है 1, 2, 3, तो एक्स दिशा में मान लो ये मूल बिंदु है, तो पहले एक्स दिशा में कितना चलो 1, फिर वाई दिशा में कितना चलो 2, फिर जेड दिशा में कितना चलो 3। तो ये बिंदु यहाँ है 1, 2, 3, ये बिंदु कहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है। तो निर्देश तंत्र का काम क्या है? निर्देश तंत्र किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के काम आता है। निर्देश तंत्र में क्या क्या चीज होती है? तो निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और निर्देश तंत्र में क्या होता है, जहां तीनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। और निर्देश तंत्र में क्या होगा, और तीनों अक्ष हमेशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 अक्ष होते हैं। 3 अक्ष कौन कौन से हमने लिए, एक्स, वाई और जेड, 3 अक्ष हो गए। तीनों अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। निर्देश तंत्र क्या काम आता है, किसी भी वस्तु या बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। तीसरी चीज, तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको ध्यान रखना है। निर्देश तंत्र को हम ऐसा घुमा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे हमें हमारी स्थिति बतानी है कि हम पन्नाधाय सर्कल पे खड़े हैं, तो पन्नाधाय सर्कल क्या हो गया हमारे लिए, निर्देश तंत्र। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्थिति को किसके सापेक्ष प्रदर्शित किया है, पन्नाधाय सर्कल। अब हम उसी जगह पे खड़े हैं हमारे स्कूल पे, और हमने बोला कि हमारी जो हम हल्दी घाटी से 500 मीटर दूर खड़े हैं, तो इस बार हमने अपनी स्थिति को किसके सापेक्ष प्रदर्शित किया है, हल्दी घाटी के सापेक्ष। हल्दी घाटी जो गेट है उसके सापेक्ष। तो अभी हमारा निर्देश तंत्र कहाँ चला गया, मूल बिंदु हल्दी घाटी, वहां से दूरी नाप रहे हैं। पहले हम कहाँ से नाप रहे थे, पन्नाधाय सर्कल से नाप रहे थे। तो हम अपनी स्थिति जिस भी तंत्र के, जिस भी वस्तु के सापेक्ष प्रदर्शित करेंगे, उसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। चलिए, ये निर्देश तंत्र समझ में आ गया। और ये स्मॉल एक्स वाई जेड जो हैं, इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब निर्देश तंत्र पढ़ने के बाद हम गति के और प्रकार पढ़ते हैं विमीय आधार पर। विमीय आधार पर नंबर 1 हमने पढ़ा एक विमीय गति। एक विमीय गति किसे कहते हैं, यदि गति के दौरान मान लो इस तरह से है, ये x है, ये y है और ये वाला z है, ये मूल बिंदु है जिसको हम बोलते हैं O। यदि गति के दौरान केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता हो, कितना, केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की गति को बोलते हैं एक विमीय गति। और इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, ठीक है। अब तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है इस रेखा में,
इसका मतलब क्या है, उसका y तो फिक्स है, मान लो y का मान 5 है तो 5 ही रहेगा। सिर्फ क्या बदल रहा है, x पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 4 5। इस तरह से केवल x के मान बदल रहे हैं, y क्या रहेगा, y तो फिक्स। और z भी परिवर्तित नहीं हो रहा, तो केवल एक निर्देशांक यदि परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रकार की गति को बोलेंगे एकविमीय गति और द्विविमीय गति। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, द्विविमीय गति में कितने निर्देशांक परिवर्तित होंगे, इस प्रकार से ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z। अगर कोई वस्तु इस तरह से गति कर रही है तो आगे जब बढ़ती है तो उसका x निर्देशांक बदलता है, और जब ऊपर और नीचे की तरफ चलती है तो उसका y निर्देशांक बदलता है। z कब बदलेगा, जब सामने की तरफ चलेगी ऐसे। तो यदि दो निर्देशांक एक साथ, यदि दो निर्देशांक गति के दौरान दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। और इसको बोलते हैं समतल में गति। तो हमने बोला कि ये जो बोर्ड है या ये जो दीवार है ये एक समतल है। समतल क्या होता है, जो दो अक्षों से मिलकर, जैसे ये हमारा मान लो x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, तो सामने की तरफ कौन सा अक्ष होगा, z। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो दीवार है जो x और y अक्ष के बीच में है, ये वाली जो दीवार है, इसको हम बोलेंगे xy समतल। इसी तरह से ये जो नीचे फर्श है, ये जो है, इसको हम बोलेंगे xz समतल, क्योंकि ये x और z में। अच्छा, इस तरह से ये इधर वाली जो दीवार होगी इसको हम बोलेंगे yz समतल। क्यों, क्योंकि ये y और z के बीच में है। तो दो अक्षों से मिलके एक समतल बनता है, तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे समतल में गति। ये इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है सकड़ी सड़क पर वाहन की गति, और इसका उदाहरण हो गया दीवार पर चींटी की गति। इसी तरह से हम बोलेंगे नंबर 3 हो गया त्रिविमीय गति या त्रिविमीय गति। अब x y z, हम बोर्ड पे इसका डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन x y z अगर तीनों निर्देशांक एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तीनों निर्देशांक गति के दौरान परिवर्तित होते हैं। तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे हम, आकाश में गति। इसका क्या उदाहरण है, इसका उदाहरण है जैसे पक्षी की गति। इस प्रकार से पक्षी है और पक्षी x दिशा में उड़ सकता है, इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उड़ सकता है y दिशा में, और ऐसा सामने की तरफ भी उड़ सकता है z दिशा में। तो आकाश में कोई कण या गैस का कोई कण है वो किस प्रकार की गति करता है, त्रिविमीय। हमने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3D, 3 डायमेंशनल। इसको बोलते हैं 2D, इसको बोलते हैं 1D। तो हमने 3D पिक्चर देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये जो कार है ये पर्दे से सीधा हमारे ऊपर आएगी। कोई खिलाड़ी अगर फुटबॉल को किक मारता है तो क्या लगता है, फुटबॉल हमारे मुंह पे आके गिरेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें पर्दे पे जो समतल में गति होती है उसके साथ साथ कैसी गति होती है, आकाश में, उसमें z निर्देश तंत्र भी होता है। तो z निर्देशांक के कारण हमें चीजें बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन हम जानते हैं उसको देखने के लिए हमें स्पेशल प्रकार का चश्मा लगाना पड़ता है, उसके अलग लेंस होते हैं, उसकी पोलरॉइड के बने होते हैं। उसकी बात हम क्लास 12th में करेंगे आगे। अच्छा, अब फिलहाल हमने यहाँ गति के प्रकार पढ़ लिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे और पढ़ते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज है दूरी और विस्थापन, और उनमें हम अंतर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं दूरी व विस्थापन।
दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है और इनको कैसे परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और इसी तरह से विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे ये बिंदु A है और यहाँ बिंदु है B। हमें A से B तक जाना है। A से B तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। मान लो ये पहला रास्ता है, ये दूसरा है और इस तरह से भी हो सकता है। ये कौन सा रास्ता है? तीसरा। तो 3 रास्तों से हम बिंदु A से B तक जा सकते हैं। अच्छा, दूरी क्या होती है? मान लो हम यहाँ बिंदु A से B तक गए और B पे हमारा दोस्त खड़ा है। हम मान लो साइकिल से गए या मोटरसाइकिल से गए। मोटरसाइकिल में दूरी नापना आसान होता है, मीटर हमें बता देता है कितने किलोमीटर बाइक चली। तो हम बिंदु A से बिंदु B तक गए, तो हमारे दोस्त ने पूछा जो बिंदु B पे खड़ा है कितनी दूरी तय की। तो हमने बोल दिया मीटर में देख के कि 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मान लो हम बिंदु A से बिंदु B तक रास्ता नंबर 3 से जाते हैं, तो हम क्या वही दूरी बताएंगे, अलग बताएंगे? अलग बताएंगे, क्योंकि हम इस बार किस रास्ते से दूरी तय करके गए? तीसरे रास्ते से। अगर हम A से B तक दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे तो हम दूरी उसकी बताएंगे। तो हम दूरी किसकी बताते हैं? वास्तविक तय किए गए पथ की लंबाई। अगर हम वास्तविक में यहाँ से गए तो यहाँ ये वाले रास्ते की दूरी बताएंगे और यहाँ से गए तो इसकी बताएंगे। लेकिन हम किसी भी रास्ते से जाएं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब मान लो हम पहले रास्ते से गए, यहाँ पहुंच गए, तो हम विस्थापन क्या बताएंगे? ये इतना सीधी दूरी को क्या बताएंगे? विस्थापन। सबसे कम छोटी दूरी कौन सी होती है? सीधी। चलो, तो ये न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो यहाँ पे पहले रास्ते के लिए दूरी अलग होगी, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग होगी, लेकिन आप किसी भी रास्ते से जाइए विस्थापन समान रहेगा। इसका मतलब यह है कि 2 बिंदुओं के मध्य दूरी के मान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का मान 1 रहेगा। इसी तरह से जो दूरी है वो पथ पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन पथ पर निर्भर करता ही नहीं। किसी भी रास्ते से जाइए विस्थापन एक समान होगा। तो इनमें क्या समानता है? पहली बात तो इनमें समानता क्या है? तो हमने देखा कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? जिसको नापा जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि लंबाई द्वारा व्यक्त की जाती है। दोनों ही क्या है? लंबाई है। चाहे दूरी नापो चाहे विस्थापन नापो, है लंबाई है। इसी तरह से दोनों का मात्रक क्या होगा? दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होगा? दोनों का मात्रक होगा मीटर, और इसको व्यक्त करते हैं m से। ठीक है, तो ये इनमें समानता है। अच्छा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या क्या है? तो दूरी और विस्थापन में अंतर देखने के लिए हम
एक सारणी बनाते हैं और एक तरफ दूरी लिखेंगे और दूसरी तरफ विस्थापन लिखेंगे। तो हम दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। दूरी इधर लिख देते हैं और विस्थापन इधर लिख देते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं दूरी। तो नंबर 1 दूरी, ये क्या है? तो यह है एक, पहला तो इनका वही हो गया परिभाषा, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की उसे विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि? सॉरी, यह एक अदिश राशि है। अदिश, जैसा कि नाम से पता लग रहा है अदिश, और आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण ही काफी होता है, उन्हें बोलते हैं अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। अब हम दुकानदार के पास गए, हमने बोला 2 किलो चीनी दे दो, उसने दे दी। क्या उसने दिशा पूछी? दिशा नहीं पूछी। इसका मतलब क्या है कि किलोग्राम को बिना दिशा के भी व्यक्त कर सकते हैं, बिना दिशा के भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया 101 डिग्री है। क्या वो दिशा बताता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तापमान को भी बिना दिशा के समझ सकते हैं। ये भी कैसी राशि हो गई? अदिश। तो वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश कहते हैं। लेकिन किसी ने हमसे रास्ता पूछा, हम चौराहे पे खड़े हैं और किसी ने हमसे रास्ता पूछा कि भैया हल्दी घाटी गेट कितनी दूर है? तो हमने बोला 2 किलोमीटर। रास्ता पूछा, अब हमने बोला 2 किलोमीटर चले जाओ। तो वो 2 किलोमीटर गया लेकिन कहीं और पहुंच। क्यों? क्योंकि हमने दिशा तो बताई नहीं कि 2 किलोमीटर पूर्व में जाओ, कि पश्चिम में जाओ, कि उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ। आप चौराहे से 4 रास्ते जाते हैं, वो किसी पे भी जा सकता है 2 किलोमीटर। तो हमें किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, विस्थापन को बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? परिमाण बताना है 2 किलोमीटर, और साथ में क्या बताना है? दिशा, कि पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर जाओ। तो कुछ राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, और कुछ राशियां बिना दिशा के व्यक्त की जा सकती हैं। तो यह एक अदिश राशि है, और जबकि ये कैसी राशि है? ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि। नंबर 2 दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। है